हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। आपको पता है कि हमने 9th स्टैंडर्ड साइंस के लेक्चर 2 हमने कवर कर लिए हैं। ये हमारा लेक्चर 3 होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले थे चैप्टर नंबर 12 साउंड नाम था इसका, या स्टडी ऑफ साउंड है। हम ये पढ़ने हैं। अभी तक हमने 2 लेक्चर कवर किया जिसमें हमने बेसिक्स पढ़ा है कि साउंड क्या होता है, साउंड का वेलोसिटी किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। ये सारी चीजें हमने देखा था। गुड रिफ्लेक्टर, बैड रिफ्लेक्टर क्या होता है, ये चीजें देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है इको। इको। तो जब भी आप इको सुनेंगे, या आपने कभी इको सुना भी होगा, कभी आप खाली खाली जगह नहीं, ओपन जगह पे जाएंगे, कहीं पे माउंटेन्स है, माउंटेनस रीजन पे जाएंगे, तो कभी आप आवाज देते हो तो आपकी आवाज वापस से रिटर्न आती है, उसी को हम इको बोलते हैं। तो इको का डेफिनेशन हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सिंपल सा डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड फ्रॉम फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड इको। उसको इको बोला जाता है। इसमें बस क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आपकी साउंड जाती है। जैसे मान लो ये, अगर हमने इसको यहाँ पे बोल दिया, अगर इसको मैं बोल रहा हूँ सोर्स ऑफ साउंड। अब इको सुनने के लिए ये आवाज जाएगी ना कहीं से, ये टकराना, ये बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव है या बैरियर है। बैरियर है। बैरियर मीन्स का, जहां से आपकी साउंड ऐसा जाएगा और फिर से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से जा रहा है और इसे टकरा के फिर से रिटर्न चला आएगा, तभी आपको सुनाई देगा इको। अब इसको एक बैरियर को आप रिफ्लेक्टर भी बोल सकते हो। बैरियर को आप क्या बोल सकते हो, रिफ्लेक्टर। लेकिन इको कब सुनाई देगा आपको, ओपन स्पेस में। ओपन स्पेस में। अब इको सुनने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है कि इस सोर्स के बीच में और इस बैरियर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा कि हमें इको सुनाई देगा। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन पे बोला है एट 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है v is equals to 344 मीटर पर सेकेंड। कोई पूछेगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो आप इतना बोल देना। एक्चुअली जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वैरी करता है टेम्परेचर के हिसाब से। तो एक ज्यादा होते रहता है, कम होते रहता है टेम्परेचर के हिसाब से। अब ज्यादा होता है कि कम होता है, हमने पढ़ा था वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ऑब्वियस जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगा। तो 22 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का वेलोसिटी इतना है। और लेट्स सपोज कि आप जब भी कोई बात सुनते हो, जब भी कोई आपके सामने कोई बात बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, और मेरी बातें आपके ब्रेन कितने टाइम के लिए ग्रास कर पा रहा है, 0.1 सेकेंड के लिए। कितने सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम आ जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड्स। तो हमें निकालना डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मुझे पता चलेगा कि टाइम कितना है, मतलब अगर कोई आवाज आ रहा है, हमारे हमको सुनाई दे रहा है, हम जब हमको कोई आवाज सुनाई दिया, हमारा ब्रेन कितने टाइम तक उसको परसिस्ट कर पा रहा है, 0.1 सेकेंड के लिए परसिस्ट कर पा रहा है। तो ये हमारा टाइम हो गया। और हम सबको पता है टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में, हमने जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था लॉज ऑफ मोशन में, तो वहां पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल, यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां से वेलोसिटी को v लिखते हैं, डिस्टेंस हमारा d लिखा हमने। याद रखना d क्या है, सोर्स और बैरियर के बीच का डिस्टेंस है, या रिफ्लेक्टर के बीच का डिस्टेंस है।
और टाइम को हम लोग स्मॉल टी से लिखते हैं। इस केस में हमें वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया है 344 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्टेंस निकालना है, और टाइम कितना दिया 0.1 दिया है। अब इस केस में जब मुझे डिस्टेंस निकालना है उसको जब इक्वेट करूंगा तो होगा 344 इंटू 0.1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 34.4। डिस्टेंस आया, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा मीटर होगा। मीन्स इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, किसको, साउंड को कवर करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो हमने लिखा ना इसको कैपिटल डी मानना, कैपिटल डी है सोर्स और बैरियर के बीच का डिस्टेंस। ये जो साउंड है ना, साउंड ए से बी पे जा रहा है और फिर से बी पे ए पे आ रहा है, इसके लिए डिस्टेंस ले लो डी, इसके लिए डिस्टेंस ले डी। तो ये डी आया कि साउंड को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वापस से वो आवाज सुनाई देने के लिए, जिसको आप बोलते हो इको। मतलब क्या है कि जब आपने कोई आवाज निकाला, वो आवाज जाएगा सामने, सामने से रिफ्लेक्ट होकर फिर आपको सुनाने का, तभी तो आप इसको इको बोलोगे। तो बोला साउंड का जाना और साउंड का आना ही कितना डिस्टेंस होगा 34.4 मीटर, कितने टेम्परेचर पे 22 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब ये है कि साउंड, मतलब अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहाँ पे साउंड का कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है, तो उसको हमने डी बोला। सोर्स और ऑब्जेक्ट या बैरियर के बीच का डिस्टेंस कितना हमने डी बोला। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो डी है, कैपिटल डी है, वो क्या है, बड़े वाले डी का हाफ है ना ये, और ये 2 बार जा रहा है, ये यहाँ पे एक ही डिस्टेंस निकालना है। हम क्या लिख सकते हैं कि जो भी डी का वैल्यू आया है, यहाँ पे कैपिटल डी लिखना आप, कैपिटल डी, सॉरी स्मॉल डी है ना, स्मॉल डी। यहाँ पे जो डी हो जाएगा, डी का आधा हो जाएगा, तो कैपिटल डी है वो, डी कितना आया हमारा 34.4 डिवाइड बाय 2। यहाँ से आंसर आ जाएगा डी इज इक्वल टू 17.2 मीटर। ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर। सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच का डिस्टेंस इतना होना चाहिए। इट मीन्स अगर आप 22 डिग्री सेल्सियस पे हैं, 22 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको इको सुनना है तो सोर्स के बीच में और जो बैरियर या जो रिफ्लेक्टर है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 17.2 मीटर होना चाहिए, तभी आपको इको सुनाई देगा। अगर इससे डिस्टेंस कम है या डिस्टेंस ज्यादा है तो आपको इको सुनाई नहीं देगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी हो सकता है ये बढ़ते रहे, ऑब्वियस डिस्टेंस बढ़ते ही रहेगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या कभी आपने इको सुना है कि, और कहां पे सुना है, जल्दी से कमेंट करिए अपने 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 आंसर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आते हैं वो सिमिलर टू द इको है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, जैसे हमने यहाँ पे इको में देखा था, इको क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड। एक ही बार आवाज सुनाई देगा, लेकिन और हमने देखा था ये ओपन स्पेस में होता है। जब हम रिवर्बरेशन देखेंगे तो ये होता है क्लोज्ड स्पेस में। कहां पे होगा, क्लोज्ड स्पेस में। और जब भी आप रिवर्बरेशन सुनोगे तो रिवर्बरेशन मतलब होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड। is called reverberation। ये याद रखेंगे। इसमें सिंगल रिफ्लेक्शन होता है इको में, रिवर्बरेशन में क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे अगर एक एम्प्टी होम मान लो, पूरा खाली घर है, उसमें पर्दे वर्दे कुछ नहीं है, लकड़ियां उकड़ियां कुछ नहीं है। जब उसमें आप बोलते हो या आपका घर जब सुनसान होता है, घर में अकेले आप होते हैं, घर में कुछ भी नहीं है, तो अगर आप एक बार ये सोर्स से आवाज निकाल रहे हैं तो इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। कभी यहाँ से यहाँ जा रहा, मान यहाँ पे एक सोर्स लिसनर बैठा है, सुनने वाला बैठा है, तो आवाज बार बार टकरा के उसको सुनाई देगा, यही आवाज बार बार टकराएगा ये,
तो कभी यहाँ से टकराया, कभी यहाँ पे गया, कभी ऐसे गया, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर एक ही साउंड का, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। रिवर्बरेशन और इको अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन थोड़ा सा टर्म्स अलग है कि ये क्या है, सिंगल रिफ्लेक्शन होता है और ये क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। इतना सही है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक के हिसाब से इज सोनार। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, इसको बोला है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है SO फॉर होता है साउंड। जैसे सोनार लिखा हमने, यहाँ पे SO फॉर है साउंड, NA फॉर है नेविगेशन, और R फॉर है रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस सोनार टेक्निक का यूज किया जाता है सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, पानी के नीचे डूबे हुए ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए कि कहाँ पे कितना कहाँ पे डूबा है, डेप्थ का, पानी के नीचे कोई डेप्थ है, कोई गहराई है, उसको पता करना कि कितना डेप्थ है, उसका उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सोनार टेक्निक का यूज किया जाता है। कोई हिल है, कोई माउंटेन है, लेकिन पानी के अंदर डूबा हुआ है, कितना ऊंचाई है, वो निकालने के लिए सोनार टेक्निक का यूज किया जाता है। अब सोनार में होता क्या है कि यहाँ पे एक शिप होता है, मैं ऐसे ही शिप बनाता हूँ हर जगह पे, ये शिप है। शिप पे दो डिवाइसेस लगे रहती हैं, डिवाइस 1 और डिवाइस 2। इसको हम रेड से दिखा देते हैं। दो डिवाइस है, ये जो रेड वाला है उसको बोलते हैं रिसीवर, ये है रिसीवर, और जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले को बोला जाता है ट्रांसमीटर। ग्रीन वाले को बोला जाता है ट्रांसमीटर, TER, ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर क्या करता है, एमिट्स द साउंड, साउंड निकालता है, और ये क्या करता है, कैचेस द साउंड, रिफ्लेक्शन, साउंड का रिफ्लेक्शन को कैच करता है। जैसे मान लीजिए ये सी बेड है, ये सी बेड है। अब होगा क्या, ट्रांसमीटर साउंड को निकालेगा, ये आवाज जाएगा जिसको बोला जाता है ट्रांसमिटेड पल्स, और ये टकराने के बाद फिर से ऊपर आएगा और इसको पकड़ेगा कौन, कैच कौन करेगा, रिसीवर। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन कितना गहरा है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए शिप इस राइट से लेफ्ट आ रहा है और यहाँ पे इसको एक पत्थर दिख गया है, एक बड़ा सा पत्थर है 5 किलोमीटर का, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 5 किलोमीटर का पता है। अब वो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 15 किलोमीटर बता रहा है, तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे इस पोजीशन पे आएगा तो साउंड यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये मतलब साउंड यहाँ से एक टाइम लगा और इसको टाइम लगा, मतलब ट्रांसमीटर से जो टाइम निकला सेम टाइम रिसीवर तक पहुंचा, मतलब साउंड को ट्रेवल करने के लिए यहाँ पे टाइम लग रहा है 2t। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, 2t से थोड़ा कम टाइम लगेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 सेकेंड और 10 सेकेंड लग रहा है तो टोटल टाइम 20 सेकेंड्स लग रहा है। लेकिन जब ये 5 किलोमीटर का कोई हिल है या पत्थर है, जब यहाँ से ट्रांसमीटर का साउंड आएगा यहाँ पे और रिफ्लेक्ट होकर जाएगा तो ऑब्वियसली टाइम 20 से कम हो जाएगा। तो लोगों टाइम पता चल जाएगा, स्पीड, साउंड का स्पीड पता है, टाइम पता चल जाएगा लोगों को, साउंड का स्पीड पता है कितना होता है, और उसके हिसाब से डिस्टेंस निकालेंगे कितना है। और जब डिस्टेंस निकालेंगे तो पता है कि नॉर्मली यहाँ से तो 15 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 10 ही आ रहा है। 10 ही आ रहा है मतलब जो सामने हिल है या नीचे जो हिल है उसका हाइट कितना है, 5 किलोमीटर का है। इस तरह से यूज करके सोनार टेक्निक यूज किया जाता है। सोनार के बाद आता है सोनोग्राफी। सोनार के बाद का जो कंसेप्ट है नेक्स्ट सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में भी अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है।
सोनोग्राफी में भी अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी एक मेडिकल प्रोसीजर है, मेडिकल टर्म्स है जिसमें ग्रोइंग बेबी का हेल्थ पता करने के लिए यूज किया जाता है। समटाइम्स अगर कहीं भी हड्डियां टूट गई हैं तो डॉक्टर बोलता है सोनोग्राफी करा के लाओ कि हड्डियां कहाँ से टूटी हैं, कैसे टूटी हैं, क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सोनार टेक्निक का यूज, सॉरी सोनोग्राफी का यूज किया जाता है। सोनार में, सोनोग्राफी में यूज होता है अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड ही यूज किया जा रहा है सोनार टेक्निक में भी। अल्ट्रासाउंड में होता क्या है कि नॉर्मल सा मैं ओरली बता देता हूँ, मेडिकल टर्म्स हैं, मेडिकली यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड का सोनोग्राफी के पर्पज में। इसमें अगर जैसे किसी ऑब्थेल्मोलॉजी, मेरा यहाँ पे हड्डी अगर टूट गया है तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, यहाँ पे जेल लगाएंगे, उनके पास एक प्रोब रहेगा, प्रोब से मूव करेंगे तो उस प्रोब में से क्या निकलता है, अल्ट्रासाउंड। वो अल्ट्रासाउंड जाएगा और मेरे बोन से टकरा के रिटर्न आएगा, ये सॉलिड सरफेस से टकरा के रिटर्न आएगा तो कहीं पे क्रैक रहेगा तो साउंड वहां से पास हो जाएगा, और जहाँ पे क्रैक नहीं है नॉर्मल साउंड वहीं से रिफ्लेक्ट होकर चला आएगा। जैसे सपोज कि यहाँ पे ये बोन्स है और बोन्स ऐसे क्रैक है, बीच में क्रैक है, ये जब क्रैक है साउंड, डॉक्टर क्या करेगा, इसके मेरे हैंड के ऊपर या स्किन के ऊपर ही एक जेल लगा देगा। जेल इसलिए लगाएगा ताकि जो प्रोब वो घुमा रहा है ना इसके ऊपर, ये प्रॉपर कांटेक्ट बना रहे, पूरा प्रॉपर कांटेक्ट रहे। जब वो मूव करेगा तो उसको यहाँ तक तो प्लेन जगह मिलेगा कि यहाँ तक की हड्डी नॉर्मल है, जैसे वो यहाँ पे आएगा तो साउंड क्या हो जाएगा, आगे पास हो जाएगा, साउंड का रिफ्लेक्शन नहीं रिटर्न आएगा। तो मशीन में प्रोब क्या करता है, साउंड के रिफ्लेक्शन के हिसाब से मशीन में इमेज बनाता जाता है, तो डॉक्टर्स व्यू कर पाते हैं, देख पाते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे डैमेज है। इस तरह से सोनोग्राफी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन ईयर। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन ईयर। ये थोड़े से पार्ट थियरी है, समझ जाना क्या है ये। अब हम जब वापस है, जब हम ह्यूमन ईयर पढ़ रहे हैं तो हमने इस चैप्टर का नाम ही है साउंड, इस चैप्टर का नाम है साउंड। और हम पढ़े हैं, हमने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। हमने पढ़ा था वहां पे दो टाइप के वेव्स होती हैं, पहला वेव है लॉन्जिट्यूडनल वेव, दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। क्या आपको पता है लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का क्या है, एग्जांपल क्या है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट कर दीजिए। तो उसमें से जो साउंड है ना, साउंड ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, साउंड ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। और जब भी हम लॉन्जिट्यूडनल वेव का बात करते हैं, मतलब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, इस फॉर्म में ट्रेवल करता है। कंप्रेशन मतलब क्या होगा, हाई प्रेशर, कंप्रेशन मतलब होता है हाई प्रेशर, और रेयरफैक्शन मतलब होता है लो प्रेशर एरिया। तो साउंड इस फॉर्म में ट्रेवल करता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन ईयर का। तो ह्यूमन ईयर में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है आउटर ईयर। फर्स्ट पार्ट है वो है आउटर ईयर। आउटर ईयर को ही बोला जाता है ईयर पिना। आउटर ईयर को ही क्या बोला जाता है, ईयर पिना। ये क्या करता है, कलेक्ट्स द साउंड, collects the sound and reflect it into the middle ear, मिडल ईयर में पास कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब जो ये ईयर पीना होता है ना, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फनल आपने देखा रहेगा, जब वो तेल ओल डालते हो किसी डब्बे में, फनल रहता है, फनल यूज करते हो लोग बराबर से डालने के लिए। तो ये हमारा ये जो बाहर वाला है इसको ईयर पिना बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आउटर ईयर। दूसरा जो है वो है आता है मिडल ईयर। ईयर के टाइप बता रहे हैं, बाहर वाला ईयर हो गया, उसको हमने ईयर पिना बोला या आउटर ईयर बोला। इसके अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने बोला है मिडल ईयर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें ही पाया जाता है ईयर ड्रम, इसमें ही पाया जाता है ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम क्या करता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन करता है।
कि जैसे हमने बोला कि साउंड ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रहता है। कंप्रेशन को बोला हमने हाई प्रेशर और रेयरफेक्शन को बोला लो प्रेशर। मान लीजिए हमारा मिडल ईयर में ये हमारा ड्रम है, ईयर ड्रम है, साउंड यहाँ से ट्रेवल करके आ रहा है। जब कंप्रेशन वाला पार्ट आएगा तो हाई प्रेशर वाला पार्ट रहेगा, ये पीछे मूव करेगा, ऐसे पीछे जाएगा। देखना है क्या, ऐसे है तो ये प्रेशर पीछे मूव करेगा। और जब रेयर फ्रैक्शन आएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो वापस से ये नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा। मतलब कान का ईयर ड्रम जो होता है वो हमेशा क्या करता है, या ईयर ड्रम होता है हमेशा ऐसे मूव कर रहा है। ये फंक्शन होता है ईयर ड्रम का। ईयर ड्रम के वजह से ही आपको चीजें सुनाई देती हैं। अगर ईयर ड्रम नहीं होता, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन नहीं होता, आपको चीजें सुनाई नहीं देती थी। अभी भी कंटिन्यूअसली आप सुन रहे हो, आपके ईयर ड्रम में वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए आप सुन पा रहे हैं। अगर आप कभी एरोप्लेन में बैठे हैं तो आप देखे रहेंगे जब भी आप ऊपर जाते हैं, फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है तो आपको पता है जैसे जैसे आपने ऊपर जाओगे वैसे वैसे प्रेशर कम होने लगता है। प्रेशर कम होने लगता है तो आपकी ईयर ड्रम में बल्जेस आ जाते हैं, आपको फील होता है यार मेरे कान में कुछ तो हो रहा है। ये सब किसकी वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर की वजह से। और जो हमारा सबसे लास्ट पार्ट है वो है इनर ईयर। वो है इनर ईयर। अब इनर ईयर में ईयर ड्रम के पीछे एक ना बिहाइंड ईयर ड्रम एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है कॉकले। जिसको बोला जाता है कॉकले। अब कॉकले स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कॉकले क्या करता है, ये कॉकले कन्वर्ट करता है साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? कॉकले। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन तक जाती हैं। ये नर्व्स के थ्रू कहां तक गई? ब्रेन तक जाती हैं और आप उन चीजों को समझ पाते हो कि क्या हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने ये चीजें सुनी है, सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है, नॉर्मल साउंड जा रहा है, आपके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करवा रहा है। वाइब्रेट करने के बाद ये साउंड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां तक पहुंच रहे हैं? ब्रेन तक पहुंच रहे हैं। और ये प्रोसेस कौन करवा रहा है? कॉकले। कॉकले कहां पे प्रेजेंट रहता है? इनर ईयर में। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपके चैप्टर का। आपके चैप्टर में इतनी ही चीजें दी गई हैं। आई होप आपको समझ में आता होगा कि हमने क्या पढ़ा है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे किसी भी समय एक कुछ भी अगर डाउट मिला, अपने डाउट जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हम उसके आंसर्स सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, हम उसके जस्टिफिकेशन देने का ट्राई करेंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए। मिलते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।